वेलकम टू श्रीजी आईएएस इंस्टीट्यूट। तो कल हमने एक लेक्चर सीरीज शुरू करी थी जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं कि यूपीएससी मेंस में जो क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज कुछ क्वेश्चन हमने और फ्रेम कर रहे हैं फॉर योर फर्दर प्रिपरेशन एंड फर्दर प्रैक्टिस। सो वी स्टार्ट विथ न्यू क्वेश्चंस ऑफ टुडे। पहला जो क्वेश्चन है वो है, व्हाई इज ओपेक हेडक्वार्टर इन वीना? जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है उसका हेडक्वार्टर वीना में क्यों सिचुएटेड है? तो इसका आंसर इस तरीके से है कि पहली बात तो ये कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री है ये 5 मेंबर्स कंट्री को मिलाकर बना था 1960 के अंदर। जो बगदाद कॉन्फ्रेंस थी 10 सितंबर और 14 सितंबर के बीच में जो ऑर्गेनाइज हुई 1960 में, इसमें डिसीजन लिया गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज होना चाहिए। तो ये 5 नेशन ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुला, इन 5 कंट्रीज ने मिलाकर इसकी स्थापना करी थी। अब राइट नाउ इसमें 13 मेंबर्स कंट्रीज हैं और इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जो कतार है उसकी उसका सस्पेंशन कर दिया गया, उसकी मेंबरशिप को टर्मिनेट कर दिया गया 2019 के अंदर। अब क्वेश्चन ये कहता है कि व्हाई इज ओपेक हेडक्वार्टर इन वीना? ये ऑस्ट्रिया तो इसका मेंबर है नहीं, तो इसका हेडक्वार्टर वहाँ क्यों है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इसका कारण ये है कि जब ये ऑर्गेनाइजेशन 1960 में क्रिएट हुआ तो ईरान ने इसको कहा कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो बगदाद में होना चाहिए, जबकि ईरान और वेनेजुला ने ये कहा कि नहीं, एक न्यूट्रल ग्राउंड पे इसका हेडक्वार्टर होना चाहिए। तो ये इसका जो हेडक्वार्टर जो है, जो हेड ऑफिस है वो जिनेवा में पहले इसको स्थापित करा गया। इट वॉज स्टेब्लिश इन जिनेवा। लेटर ऑन क्या हुआ कि 5 साल बाद जिनेवा, वहाँ की जो स्विट्जरलैंड की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने उसका ऑब्जेक्शन करा। वो वहाँ के इन्फ्लेशन भी कुछ हाई थे और वो चाहते नहीं थे कि बाहर के लोग आकर यहाँ बसते, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन करा। तो फिर इनको मूव ऑन करना पड़ा और फिर ये ऑस्ट्रिया में इनको अपना हेडक्वार्टर्स जो है वो इन्होंने ट्रांसफर करा। और उसका कारण यही रहा कि न्यूट्रल ग्राउंड पे रहना चाहिए, तो इसलिए इन्होंने वीना को चुना, क्योंकि वीना में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स वही हैं, तो इन्होंने भी इसलिए वीना को चुना। तो इसका मेजर जो कारण था वो ये था कि क्योंकि कोई भी कंट्री ये ना कह सके कि हमारे यहाँ इसका हेडक्वार्टर्स होना चाहिए, इसलिए एक न्यूट्रल ग्राउंड को चुनने के लिए इन्होंने वीना ऑस्ट्रिया को चुना। दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई समुद्रगुप्ता कॉल्ड इंडिया नेपोलियन? जो समुद्रगुप्त है उनको इंडिया का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? ऐसे तो इसका वाइस वर्सा होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए कि जो नेपोलियन है उनको यूरोप का समुद्रगुप्त कहा जाना चाहिए, क्योंकि समुद्रगुप्त उनसे काफी पहले हुए थे। नेपोलियन 18th सेंचुरी में हुए थे, वो 4th सेंचुरी एडी में हुए थे, तो काफी फर्क है टाइम पीरियड में। पर क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से, क्योंकि उनको कहा जाता है इंडिया का नेपोलियन, तो इसलिए क्वेश्चन बनाया गया है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू कि वो उनको समुद्रगुप्त को इंडिया का नेपोलियन क्यों कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एवी स्मिथ है उन्होंने ये टर्मिनोलॉजी दी थी, ये उनको 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 समुद्रगुप्त के बारे में जब उन्होंने उनके बारे में स्टडी करी तो उन्होंने कहा कि ये नेपोलियन ऑफ इंडिया थे। और जो प्रयाग प्रशस्ति है, जिसे इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन कहा जाता है, उसके अंदर भी समुद्रगुप्त के जो पॉलिटिकल और मिलिट्री अचीवमेंट्स है उनका काफी विस्तार में बताया गया है। तो एक्चुअली समुद्रगुप्त ने पूरे इंडिया पे, ऑलमोस्ट पूरे इंडिया पे, सिर्फ गुजरात और केरला को छोड़ दिया जाए तो पूरे इंडिया पे उन्होंने अ, अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। उन्होंने अपनी 29 बैटल सिर्फ साउथ और डेक्कन में लड़ी और वो सारी की सारी जीती। और जबकि उन्होंने अपनी लाइफ में 75 करीबन बैटल्स लड़ी और वो कभी भी हारे नहीं, तो इसलिए उनको इंडिया का नेपोलियन कहा जाता है। दूसरी बात यह कि उनको कविराज और सर्वराज ओचट्टा, मतलब अपरूटर ऑफ ऑल किंग्स, सब राजाओं को हराने वाला, और सर्वराज ओचट्टा जो है सिर्फ गुप्ता किंग्स के अंदर समुद्रगुप्त को ही उपाधि मिली है, और कोई भी गुप्ता रूलर ऐसे हुए नहीं जिनको सर्वराज ओचट्टा की उपाधि मिली। तो यही कारण रहा कि उनको इंडिया का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि उनका पूरा आधिपत्य स्थापित था पूरी कंट्री पे, सिवाय कुछ कुछ एरियाज को छोड़ के। तो इसलिए समुद्रगुप्त को इंडिया का नेपोलियन कहा जाता है। देन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट। हाउ इंडियाज ओन इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम विल हेल्प इट इन स्पेस राइवलरीज? जो इंडिया का जो खुद का रिसेंटली में जो इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम है, जिसे
IRNS के नाम से जाना जाता है, वो कैसे इंडिया को स्पेस में जो एक तरीके से आधिपत्य स्थापित करने की जो जंग मची हुई उसमें वो हेल्प करेगा, ये क्वेश्चन ये कह रहा है। तो इसका आंसर ये है कि अभी जो है इंडिया ने रिसेंटली अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम बनाया जिसका नाम नाविक रखा। उसका फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। ये ग्रुप है 7 सैटेलाइट्स का। वैसे तो 8 सैटेलाइट्स है, पर उसमें 7 सैटेलाइट्स ऑलरेडी ऑर्बिट में स्थापित करी जा चुकी है। और इसको डिजाइन इस तरह से कराया गया है कि ये सिर्फ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन इंडिया के अंदर नहीं, इंडिया के आसपास में रीजन में 1500 किलोमीटर के आसपास की बाउंड्री को कवर करता है। और उसके अलावा इसकी एक्यूरेसी जो है वो 20 मीटर्स तक की इसकी एक्यूरेसी है, कि 20 मीटर तक इसकी एक्यूरेसी है। तो इतना एक्यूरेट इसका सिस्टम बनाया गया है। उसके अलावा टेरेस्ट्रियल, एरियल और मैराइन नेविगेशन तीनों के लिए ये सिस्टम जो है काम करता है। तो ये इंडिया का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन माना जा रहा है। दो ही ऐसे रीजनल नेविगेशन सिस्टम है, बाकी 4 जो है वो ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है। 2 ही रीजनल नेविगेशन सिस्टम है, पर इंडिया के लिए एक माइलस्टोन इसलिए माना जा रहा है कि इंडिया ने न सिर्फ इंडिया बाकी 1500 किलोमीटर की बाउंड्री को और कवर करा है, तो वो आसपास के भी काफी एरिया को कवर कर रहा है। और जो 4 ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है, जीपीएस जैसे कि यूएस में लोनास जो कि रशिया का है, गैलीलियो जो कि यूए का, वीडियो जो चाइना का है, और QJSS ये जापान का है। ये भी रीजनल नेविगेशन सिस्टम है, जैसे कि इंडिया का IRNS है जो कि नाविक के नाम से जाना जाता है। नाविक भी जो नाम दिया था प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था, आई थिंक IRNSS 1H के लॉन्च के समय में उन्होंने इसका जो नामकरण करा था नाविक करा था। उसके अलावा नेविगेशन सिस्टम का इम्पोर्टेंस ये भी और बढ़ जाता है कि जब 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, तो उस समय इंडिया ने यूएस से जीपीएस की मदद मांगी थी ताकि वो ट्रेस कर सके जो पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं उनको ट्रैक कर सके और उनको ट्रेस भी कर सके। पर उस समय जीपीएस की मदद देने से साफ मना कर दिया था यूएस ने। तो आज इंडिया का खुद का नेविगेशन सिस्टम होना इंडिया की डिफेंस के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो और स्पेस राइवलरी के हिसाब से भी वो इम्पोर्टेंस उसका और बढ़ जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट today's questions. Thanks for watching.